यूक्रेन को अपनी इस बड़ी गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर ये कर लिया होता तो मुंह की खाता रूस। जेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती। जानिए इस छोटे से देश ने किस दम पर पूरे सोवियत को धूल चटा रखी थी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 2.5 महीने हो चुके हैं। इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों को बमों से पाट दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की लगातार आम लोगों से बंदूकें उठाने की अपील कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग आगे भी आए, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी के चलते उनकी सीमाएं भी हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट एडवर्ड लुटवक कहते हैं कि जेलेंस्की को फिनलैंड जैसे छोटे से देश से सीखना चाहिए था, जिसने 80 साल पहले आम नागरिकों के दम पर 3 महीने तक सोवियत आर्मी से टक्कर ली। दोस्तों, विंटर वॉर के नाम से चर्चित है फिन्स रशियन युद्ध, जो ये मामला समझने में हमारे काम आने वाला है। दोस्तों, 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। उस समय सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। 1939 में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गोरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। फिनलैंड और बाल्टिक देशों ने भी आगे चलकर ये मॉडल अडॉप्ट किया। युद्ध की आहट पर अलर्ट हो गया था फिनलैंड। अक्टूबर से ही आम लोगों को एडिशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। 30 नवंबर 1939 को जब युद्ध शुरू हुआ तो लोग लड़ने के लिए तैयार थे। क्या है फिनलैंड का गोरिल्ला मॉडल? दोस्तों, फिन्स गोरिल्ला मॉडल के मुताबिक दुश्मन देशों की फौज को अपने देश की सीमाओं के भीतर आने से रोकना नहीं है, बल्कि उनका इंतजार करना है। जैसे ही उनके टैंकों का आगे बढ़ना रुके, सोल्जर्स टॉयलेट के लिए या तो खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए जैसे ही बाहर आए, उन पर टूट पड़ो, उन्हें घेर कर मार दो। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने फिनलैंड के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी। उस समय फिनलैंड सोवियत संघ के कब्जे में था और आजाद होने की कोशिशों में लगा हुआ था। फिनलैंड के स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल दिया था। 1914 से 18 के बीच रूस के खिलाफ विद्रोह काम आया और 6 दिसंबर 1918 को फिनलैंड रूस से आजाद हो गया। 3 महीने तक चली इस जंग में फिनलैंड ने सोवियत संघ को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। अब बात आती है कि रूस से कैसे लड़ा फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड के शासकों को पता था कि रूस से उनका टकराव जारी रहेगा। इसके लिए 1918 से ही फिनलैंड ने युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी थी। ये ट्रेनिंग कुछ महीनों की होती है। इस तरह फिनलैंड ने आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी तैयार की। 1939 में जब सोवियत संघ ने जर्मनी पर अटैक करने के लिए फिनलैंड से होकर जाने वाले रास्ते के इस्तेमाल की परमिशन मांगी, तो फिनलैंड ने इनकार कर दिया। रूस ने फिनलैंड पर अटैक कर दिया, लेकिन फिनलैंड पूरी तरह से तैयार था। एक छोटा सा देश जिसकी सेना सोवियत संघ के सामने मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं थी, उसने अपने आम लोगों के बल पर रूस को टक्कर दी। फिनलैंड की गोरिल्ला वॉर रणनीति को बाल्टिक और तमाम अन्य देशों ने भी अपनाया। फिनलैंड से दोगुनी बड़ी आर्मी थी रूस की। युद्ध की शुरुआत में रूस के पास करीब 1.25 लाख सैनिक थे, जिसे बढ़ाकर रूस ने 7,60,000 कर दिया था। वहीं फिनलैंड की आर्मी केवल 3 लाख सैनिकों की थी, जो बमुश्किल 3,40,000 तक पहुंच सकी थी। रूस के पास शुरू से ही 2,514 टैंक थे, जिसे बढ़ाकर 6500 कर दिया गया था। वहीं फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। फिनलैंड के पास करीब 1,80,000 आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी थी। हल्के हथियार होने के बावजूद फिनलैंड के लोग सोवियत आर्मी पर भारी पड़े। वजह यह थी कि इस सेना ने पहले से पोजीशन लेकर अटैकिंग मोड में काम किया। सोवियत सेना की तैयारी आर्मी से लड़ने की थी, उसे इस गोरिल्ला आर्मी की ताकत का अंदाजा नहीं था। इस तरह फिनलैंड ने 3 महीने तक सोवियत संघ की रेड आर्मी से टक्कर ली। इसके बाद सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ और युद्ध खत्म हो सका। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहां चुके? दोस्तों, रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग 1939 के फिनलैंड सोवियत संघ युद्ध से कम नहीं कही जा सकती। इस युद्ध में भी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आम लोगों से हथियार उठाने की अपील की और लगभग 2 लाख लोग सिविल डिफेंस में जुड़ भी चुके हैं। लोगों को AK-47, जेवलिन जैसे हथियार उठाए तस्वीरें भी सोशल मीडिया में जमकर शेयर हुई। जेलेंस्की को विदेशी नागरिकों से भी यूक्रेन के लिए लड़ने की अपील करनी पड़ी। कई विदेशी नागरिक भी गोरिल्ला आर्मी में शामिल हो चुके हैं।
3 मार्च को घमासान लड़ाई में बेलारूस के एक नागरिक लिथविन की मौत भी हो चुकी है। फिनलैंड और यूक्रेन की तैयारी में यही फर्क है कि यूक्रेन ने फिनलैंड जैसी तैयारी नहीं की, जबकि यूक्रेन को भी कई सालों से पता था कि वो रूस की आंखों में खटक रहा है। अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एडवर्ड एन लुटवक के मुताबिक यूक्रेन में रूस के अटैक का खतरा कई सालों से था। जेलेंस्की अगर इसकी तैयारी करते तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। उन्हें फिनलैंड के मॉडल को अपनाना चाहिए था। वहां आम नागरिकों के अडल्ट होने के बाद उसे एक शॉर्ट मगर इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती। हल्के हथियार चलाने और युद्ध के समय अगर शत्रु सेना देश में घुस जाए तो उसके खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती। लुटवक कहते हैं कि फिनलैंड में ये सेना रिजर्व आर्मी की तरह हमेशा तैयार रहती है। युद्ध की रणनीति से वे बिल्कुल बेखबर नहीं होते। यूक्रेन में इसके बिल्कुल विपरीत लोग देश की खातिर मर मिटने को तैयार तो हैं, लेकिन वे युद्ध रणनीति से बिल्कुल अनजान हैं। फिनलैंड की तुलना में दुश्मन सेना का मुकाबला करने की काबिलियत उनमें कम है। काश यूक्रेन ने आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी पहले तैयार कर ली होती तो शायद आज जंग की तस्वीर कुछ और होती। जंग के करीब 80 दिन होने के बावजूद रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा पूरी नहीं कर सका। खार्किव, मरियुपोल, सूमी जैसे शहरों को रूस ने भले बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर वो कब्जा करने में नाकाम रहा। पुतिन की सेना लाख कोशिशों के बाद भी कीव में दाखिल नहीं हो पाई। इसकी वजह से उसने प्लान बदलकर अपना पूरा फोकस डोनबास इलाके पर लगा दिया। डोनबास ही यूक्रेन का वो इलाका है जिसके लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। बता दें कि यहाँ पहले से ही रूसी समर्थित विद्रोही रहते थे, जिनकी मदद से यूक्रेन में घुसने का काम पुतिन की सेना के लिए आसान हो गया था। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 158 प्लेन, 143 हेलीकॉप्टर, 798 टैंक, 358 आर्टिलरी, 1964 बख्तरबंद गाड़ियां, 1429 सैन्य वाहन, 76 फ्यूल टैंक और 132 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही 64 एंटी एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। रूस की ओर से दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 14,000 की मौत हो चुकी है और 16,000 सैनिक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को रूस ने मरियुपोल में 1,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने का दावा भी किया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।